Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy वापी। लास्ट क्लास हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन या शिफ्टिंग पर, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। जैसे आपका एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH PH CH2 प्लस। आपसे क्वेश्चन में बताया गया है कि आप इसका स्टेबल कार्ब कटायन बनाइए और इसी को हमने कर दिया इंटीजर टाइप कि हाउ मेनी हाइड्राइड शिफ्ट्स आर देयर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे अब आपको शिफ्टिंग में आपको आइडिया मिल गया होगा। जहाँ पर कार्ब कटायन है उसको 1 मानते हैं और उसके बाजू वाले कार्बन को 2 मानते हैं। तो पहला स्टेप अगर ये लिखते हैं CH3 CH PH CH2 प्लस। प्लस वाले को 1 मानो, बाजू वाले को 2 मानो। तो पहला क्या हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH PH CH प्लस CH3। ये पहला हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा कार्ब कटायन बना है उसके लेफ्ट में अगर वहाँ हम शिफ्ट करा दें तो ये 3 डिग्री कार्ब कटायन और स्टेबल हो जाएगा। तो एक और शिफ्टिंग होगा। तो जहाँ पर कार्ब कटायन प्लस है इसको 1 मानते हैं, नेक्स्ट वाले को 2 मानते हैं। फिर से होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बनेगा ये CH3C प्लस PH CH2 CH3। अब हम देख रहे हैं कि अभी जो प्लस बना अब इसके लेफ्ट में हम शिफ्ट नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि अब शिफ्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा 1 डिग्री और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है स्टेबल कार्ब कटायन। तो अभी जो बना है वो 3 डिग्री कार्ब कटायन है। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑफ स्टेबल कार्ब कटायन। और एक और हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि स्टेबल कार्ब कटायन बनाने में कितने नंबर ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट लगे। तो पहला 1 और दूसरा 2 हाइड्राइड शिफ्ट लगा। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन बोर्ड में ये नहीं पूछेगा कि स्टेबल कार्ब कटायन बताओ, बोर्ड में पूछेगा कि आपसे फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको मैंने ये क्वेश्चन एक दे दिया CH3 CH PH CH3 CH2 प्लस। इसको आपको बताना है स्टेबल कार्ब कटायन, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आ गया। चलिए बनाते हैं इसको। जहाँ पर प्लस हो उसको 1 मानते हैं, बाजू वाले को 2 मानते हैं और शिफ्ट करा के देखना है। शिफ्ट तभी होता है जब हमारा कार्ब कटायन पहले से और स्टेबल बने। अगर स्टेबल ना बने तो शिफ्ट कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख दो CH3C PH CH3 CH2 प्लस। इसको मानो 1, इसको मानो 2। तो सबसे पहला हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये आपका बन जाएगा CH3C PH CH3 CH प्लस CH3। हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप में जो कार्ब कटायन बना वो 1 से 2 डिग्री मतलब स्टेबल है, मतलब यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट सक्सेस रहा। अब फिर से जहाँ पर आपका प्लस बना है उसको
हम 1 एज्यूम करते हैं, बाजू वाले को 2 एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर आपका 2 कंडीशन आ जाएगा कि अगर कुछ लोग फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं और कुछ लोग अल्काइल शिफ्ट करते हैं। अब किसको शिफ्ट किया जाए भाई? हमें तो जब भी क्वेश्चन में पूछा अगर कुछ ना बताए तो हमें तो मेजर निकालना पड़ता है। अगर मान लो एग्जाम में कोई रिएक्शन दिया है और बोला है कि फाइंड द प्रोडक्ट, अगर उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको निकालना है मेजर प्रोडक्ट, कि आपको निकालना है माइनर प्रोडक्ट, तो चुपचाप क्या करोगे? आपको निकालना पड़ेगा मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें 2 कंडीशन आ गए, क्योंकि फिनाइल भी शिफ्ट करता है और मिथाइल भी शिफ्ट करता है। तो पहले हम दोनों को 2 पार्ट में शिफ्ट कराकर देखना पड़ेगा कौन कितना स्टेबल है। फिर से हम बता रहे हैं बेटा, अगर आप जीओसी का नोट्स हमारा नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा, पूरा रिएक्शन में साथ नहीं छोड़ेगा। जीओसी से ही पता आप कर पाओगे कार्ब कटायन, हमने सब कराया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन, तभी आपको पता लगेगा कार्ब कटायन कितना स्टेबल है कितना नहीं। तो हमने पहली बार इसमें करा दिया 1,2 फिनाइल शिफ्ट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? CH3 C प्लस CH3 CH PH CH3, और इसी का अगर हमने करा दिया 1,2 मिथाइल शिफ्ट या अल्काइल शिफ्ट, तो ये आपका बन जाएगा CH3 PH प्लस CH CH3 CH3। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा बेटा कि इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही हमारा स्टेबल कार्ब कटायन होगा। चलिए, अब कार्ब कटायन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे आप? हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन पर जो प्लस है उसको कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ताकि वो न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करे, क्योंकि मुझे पता है कि न्यूट्रल कंपाउंड इज मोर स्टेबल। हमें निकालना है स्टेबल कार्ब कटायन, तो वही कार्ब कटायन स्टेबल होगा जिसका जो प्लस चार्ज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमाइज हो जाए। चलो, अगर हम लेफ्ट वाले की बात करें बेटा, अगर हम लेफ्ट वाले की बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि प्लस को 6 हाइपर कॉन्जुगेशन देने वाला है, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेशन इस कार्ब कटायन को प्लस को नेग्लेक्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिनाइल इज गोइंग टू शो रेजोनेंस इफेक्ट। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि फिनाइल यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट दिखा रहा है, और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे पहले मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, तब आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब फिनॉल वाला फिनाइल कार्ब कटायन को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। ठीक है, अब आइए, ये तो हमारा हो गया जनरल कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, तो आपको हम पहले ही बताए थे यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे पहले फिनाइल शिफ्ट करता है, बाद में अल्काइल शिफ्ट करता है। यानी यहाँ पर अगर हम फिनाइल शिफ्ट किए हैं, यहाँ पर जो हम फिनाइल शिफ्ट किए हैं, आप देख रहे हो ना, ये सबसे फास्ट है, और यहाँ पर जो हम मिथाइल शिफ्ट किए हैं ये फिनाइल के बाद है। मतलब जो रिएक्शन जितना फास्ट होता है उसी को तो बोलते हैं काइनेटिक्स। अरे केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़े हो ना, रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो फिनाइल और मिथाइल में सबसे फास्ट किसका शिफ्टिंग होगा? फिनाइल का। तो जहां आपने फिनाइल शिफ्ट किया इसको हम बोलते हैं KCP, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। लेकिन जहां पर आपने मिथाइल शिफ्ट किया ये थोड़ा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल के बाद मिथाइल शिफ्ट होता है। तो जो हमारा मिथाइल शिफ्ट हुआ ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टेम्परेचर लेगा, तब मिथाइल शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल से पहले मिथाइल शिफ्ट नहीं हो सकता, तो हमें इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा या टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं TCP,
थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्योंकि फिनाइल सबसे फास्ट होगा तो वो रेट होगा, और रिएक्शन का स्पीड और फास्ट केमिकल काइनेटिक्स ही बताएगा, और जो रिएक्शन बहुत स्लो जाए और टेम्परेचर के साथ जाए उसकी इंफॉर्मेशन थर्मोडाइनमिक्स देगा। इसीलिए फिनाइल फास्ट शिफ्टिंग है तो इसको बोला गया केसीपी, मिथाइल स्लो है तो इसको बोला गया है टीसीपी। क्या बोला गया है इसको? टीसीपी। अब देखिए, अब इन दोनों में आपको बताना है कि हमारा स्टेबल कार्ब कटायन कौन होगा। अब स्टेबल कार्ब कटायन तो उसी को हम बोलते हैं, स्टेबल कार्ब कटायन हम उसी को बोलेंगे, किसको? जो थोड़ी लेट में स्टेबिलिटी आता है। स्टेबल कार्ब कटायन हम उसी को बोलेंगे जो थोड़ा लेट में स्टेबिलिटी पर आता है। यानी पीएच तो बहुत जल्दी आ जाएगा, फिनाइल शिफ्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन मिथाइल शिफ्ट थोड़ा लेट में आएगा, लेकिन अब इसके बाद शिफ्टिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो टीसीपी है बेटा, यही हो गया मेजर प्रोडक्ट, और यही मेरा आंसर होगा। और जेई वाले यही सब क्वेश्चन पूछ के आपका माइंड चेक करेंगे। तो इस पर एक हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन किया है, इफ द रीअरेंजमेंट, आप लोग सब लोग उसको पॉइंट्स को नोट करो कि इफ द rearrangement of carb cation step, if the rearrangement of carb cation step is the RDS, if the rearrangement of carb cation step is the RDS मतलब rate determining step, then we follow the migratory order, that is KCP will be formed, that is KCP, kinetically controlled product will be formed। सेकेंड पॉइंट लिखिए कि if the rearrangement of carb cation step is not the RDS मतलब rate determining step, then always form a stable carb cation, that is TCP, क्या बोलेंगे इसको? TCP। तो ये आपको समझ में आ गया कि कब हम केसीपी लेंगे, कब हम टीसीपी लेंगे। केसीपी तभी लेंगे जब आपका कार्ब कटायन जो बना है वही आरडीएस है, और टीसीपी तब लेंगे हम जो मेरा कार्ब कटायन बना वो आरडीएस नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम थोड़ा आपको समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दे दिया आपको, CH3COCH3 PH CH3 CH प्लस CH3। क्वेश्चन ये है कि इसका स्टेबल कार्ब कटायन क्या होगा, व्हाट इज द स्टेबल कार्ब कटायन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। जहां पर कार्ब कटायन दिया है उसको 1, उसके बाजू वाला 2। सबसे पहला हमारा ये हो जाएगा CH3 OCH3 CH3 OCH3 PH CH CH3 CH प्लस CH3।
इसमें क्या बोला गया है, जो कार्ब कटायन है वो 1 है, बाकी हो जाएगा 2। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा, CH3 C OCH3 PH C प्लस CH3 C CH CH3। ये पहला हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हम देख रहे हैं कि जब शिफ्टिंग हुआ, इनिशियल हमारा कार्ब का टाइम 2 डिग्री था, आफ्टर शिफ्टिंग 3 डिग्री, मतलब ये शिफ्ट सही था। हमेशा हर शिफ्टिंग के बाद आपको देखना है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको हर बार देखना है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर स्टेबिलिटी नहीं हो रहा है तो शिफ्टिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। अब अगला हम बात करें, अब अगला बात में हमारा 3 केस आ गया, एक फिनाइल है, एक मिथाइल है और एक OCH3 है। अब इसमें से आप सबसे पहला शिफ्टिंग किसको कराएंगे? मुझे पता है कि फिनाइल और मिथाइल में पहला शिफ्टिंग फिनाइल का होगा। अभी क्या हो जाएगा, 1,2 फिनाइल शिफ्ट। अगर ये रहा 1 तो इसको मानेंगे 2। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH3 COCH3 प्लस CPH CH3 CH2 CH3। आप बोलोगे सर इसको शिफ्ट कराने से मेरे को क्या बेनिफिट मिला सर? पहले भी हमारा जो कार्ब का टाइम था वो 3 डिग्री था, और अभी भी जो हमारा कार्ब का टाइम बना ये 3 डिग्री बना। तो सर तो फिर से हम एक ही बात बोलेंगे बार बार, हम 10 बात नहीं बोलने वाले। हमारा एक ही लॉजिक क्या है बेटा, कि जो आपका कार्ब का टाइम है वो स्टेबल होना चाहिए, यही हमारा मेन मोटिव है। अगर स्टेबल हो रहा होगा तो शिफ्टिंग सही है, अगर स्टेबल नहीं हो रहा है तो फिर शिफ्टिंग हमारा गलत हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए, अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो आप इस कार्ब का टाइम में क्या देख रहे हो, अगर इस कार्ब का टाइम की हम बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कार्बो का टाइम की बात करें तो यहाँ पर O का लोन पेयर प्लस M इफेक्ट भी दिखा रहा है, एज वेल एज 3 हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ पर न्यूट्रलाइज हो रहा है? ऊपर वाले में पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है, नीचे वाला पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मेसोमेरिक है और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो डेफिनेटली लास्ट वाला कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू द एबव वन, इसीलिए यहाँ पर 1,2 फिनाइल शिफ्ट इज सुटेबल, और यही हमारा क्या हो गया, स्टेबल कार्बोकैटायन। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज माय स्टेबल कार्बोकैटायन। आया समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको हम। मान लीजिए आपको हमने अगर एक क्वेश्चन ये दे दिया, CH3 COCH3 PH सिंगल बॉन्ड C H CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम दे दिए आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम बोल रहे हैं फाइंड, अब इसमें क्वेश्चन है, पहला निकालिए नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तीसरा क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर, नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर, और उसको क्या बोल सकते हो, रैस्मिक
नंबर 4 लिखो, नंबर ऑफ डायस्टेरियोमर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 15 सेकंड का समय है, पहले आप कार्ब बनाओ, उसका पूरा स्टेबिलिटी करो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। 15 सेकंड, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। एक साथ दे देने का, ये नहीं कि 2000 3000। चलो, सबने ट्राई कर लिया होगा। चलिए हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमें दिया गया है HBr। HBr एक एसिड है, तो यहाँ से हमें सबसे पहला H+ मिलेगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है इस रिएक्शन का नाम क्या है। एक और क्वेश्चन लिख लो, नेम ऑफ द रिएक्शन। तो आप देखो कि HBr एक एसिड है, यहाँ से हमें मिलेगा H+, और H+ कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पर। मतलब H+ इज गोइंग टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक और H+ जाके कंपाउंड में ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या इसका नाम हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आता है सर एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। चलिए सबसे पहले हमें बताना है स्टेबल कार्ब। आइए हम लिखते हैं रिएक्टेंट। ये दिया है CH3COCH3 PH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर सबसे पहले H+ का अटैक हो गया। अब देखिए, अगर आप राइट में जाएंगे तो कार्ब कटायन 1 डिग्री बनेगा, लेफ्ट में जाएंगे तो कार्ब कटायन 2 डिग्री बनेगा। तो हम कार्ब कटायन कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट में, जहाँ 2 डिग्री बनेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या बनेगा, CH3COCH3 PH सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा कार्ब कटायन बना है, क्या इसमें शिफ्टिंग पर स्टेबल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर हम कार्ब कटायन को तो 1 मानते हैं और 2 मानते हैं, तो अगर हम 1 से 2 शिफ्ट कराते हैं तो हमारा कार्ब कटायन बन जाएगा 2 डिग्री से 3 डिग्री, और ये स्टेबल है, यानी हम आगे बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये बन जाएगा CH3C ऑफ OCH3, यहाँ बनेगा PH, ये बनेगा CH3, ये प्लस, ये बनेगा CH2, ये बन जाएगा आपका CH3। अब अगला हम नेक्स्ट शिफ्ट कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस बार जो प्लस है याद रखिएगा, प्लस वाले को मानते हैं 1 और बाजू को 2। अगर अभी हम शिफ्ट करा दें फिनाइल को, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो OCH3O आपको शो करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट, और ये बहुत सही जाएगा, ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, इधर CH3COCH3 प्लस CPH CH3 CH2 CH3। तो हम देख रहे हैं कि जो एक हमारा जो ये बना कार्ब कटायन, ये भी 3 डिग्री है, ये बना कार्ब कटायन, ये भी 3 डिग्री है। तो जब दोनों में 3 डिग्री बन रहा है तो हमने लास्ट वाला क्यों कराया, क्योंकि हम देख रहे हैं
कि पहले वाला में केवल 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है और लास्ट वाला में मेसोमेरिक इफेक्ट है। मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा कार्ब कटायन को स्टेबल करेगा इन कंपैरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारा बन गया क्या, दिस इज माई स्टेबल कार्ब कटायन। अब जब ये बन गया तो अब इसके बाद से HBr से तो आपने तो H+ को ऐड कर ही दिया है, अब आप Br- को अटैक करो। ये कहाँ अटैक करेगा, जाके प्लस पर। हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये हमारा बन जाएगा CH3 Br OCH3 CPH CH3 CH2 CH3। ये हमारा बन जाएगा क्या, दिस इज माय प्रोडक्ट। अब आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, दूसरा बोला गया है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर हम बात करें बेटा रिगार्डिंग कायरल सेंटर, तो पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कायरल सेंटर। हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर उसका बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, जब आपको कायरल चेक करना है तो कार्बन को sp3 होना ही है, sp2 में कायरल नहीं होता। द फर्स्ट कंडीशन की जो आपका कायरल जो कार्बन है इट शुड बी sp3। सेकेंड, अगर sp3 कार्बन है तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा। अगर कार्बन हमारा sp3 है तो कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, चारों बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये कार्बन हमारा sp3 है तो एक अगर A हो, एक B हो, एक C हो, एक D हो, चारों अलग अलग है तो इस कार्बन को हम बोल देंगे कायरल। लेकिन अगर मान लो ये कार्बन है और 4 बॉन्ड है, एक ये भी A और ये भी A, ये B ये C, जहाँ 2 ग्रुप सेम हुआ तो ये हमारा कायरल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि कायरल के लिए कार्बन को sp3 होना कंपलसरी है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कार्बन का जो 4 बॉन्ड है वो चारों जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉन्ड पर, ऑल शुड बी डिफरेंट। हम बात करते हैं प्रोडक्ट पर, तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाला कार्बन है ये भी कायरल है। देख लो, एक ब्रोमीन है, एक CH3 है, एक OCH3 है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑल आर डिफरेंट। दूसरा आप क्या देख रहे हो, जो आप दूसरा देख रहे हो कि आपका ये भी एक कायरल है, एक पीएच जुड़ा है, एक CH3, बाकी अलग। यानी इसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर बी था नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ये हो गया 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है, कायरल सेंटर 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर 2 बराबर 4। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर कायरल सेंटर, मतलब 2 का पावर 2 4। अब आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द एनेंशियोमर पेयर और रैसमिक मिक्सचर। अब देखिए बेटा, जब कायरल सेंटर 2 है, मतलब एक कायरल के लिए एक R एक S, जितना कायरल होगा उतना RS बनेगा। अगर एक है कायरल तो एक S कॉन्फ़िगरेशन, एक R कॉन्फ़िगरेशन। अगर 2 है कायरल तो 2 R बनेगा, 2 S बनेगा, है कि नहीं। तो मेरे यहाँ पर 2 कायरल है, मतलब 2 R है और 2 S है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। तो क्वेश्चन पूछा गया है एनेंशियोमर पेयर, मतलब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तब ना पेयर है, क्योंकि पेयर में 2 होता है ना, पेयर में 2 होता है। तो जो आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप निकाले हो विद द हेल्प ऑफ कायरल सेंटर, इसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तब जाके आपका एनेंशियोमर पेयर आएगा। और सबसे आसान है डायस्टेरियोमर्स पेयर्स निकालने का। सबसे पहले ये बताओ, नंबर ऑफ सैंपल्स मेरा कितना बना प्रोडक्ट, 4 बना, 4C2, क्योंकि डायस्टेरियोमर्स हम मिनिमम 2 में कंपेयर करते हैं, माइनस जितना आपका एनेंशियोमर पेयर आया इसको माइनस कर दो, 2 आया। यही मेरा क्या हो गया, डायस्टेरियोमर्स। फिर से बोलते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड द कायरल सेंटर, तो आप देख लोगे सबसे पहला जो sp3 कार्बन है और उससे जो चारों बॉन्ड जुड़े हुए हैं वो चारों अलग अलग बॉन्ड हैं, तो वो हो गया sp3। उसके बाद अगर आपसे पूछता है फाइंड द मेजर प्रोडक्ट,
तो जितने कायरल सेंटर हैं उसके 2 का पावर कर दो, तो वो आ गया नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स। फिर आपसे पूछता है फाइंड द एनेंसियोमर्स पेयर, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट बाय 2 कर दो। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, जितना प्रोडक्ट बना उसको आप पहले लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 4 बना प्रोडक्ट, तो हम 4C2 ले लेंगे। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे ना जी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो हमने कर दिया 4C2 माइनस जो आपका एनेंसियोमर्स बन गया वो आपका डायस्टीरियोमर्स नहीं होगा, तो 4C2 माइनस नंबर ऑफ एनेंसियोमर्स पेयर, तो 4C2 माइनस 2। ये आपका इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दिया, अब इसको फट से बनाने का, तो इसको टाइम नहीं लॉस करने का। जैसे एक क्वेश्चन में ये दे दिया, CH3C OCH3 PH सिंगल बॉन्ड CH CH3 CD डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आप ले लिए HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। हम बोले बेटा इसका क्या होगा प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप, HBr आपका एसिड है तो यहाँ से आपका निकलेगा H+। पहला स्टेप CH3 OCH3 PH CH CH3 CD सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आ गया प्लस। अब हम फटाफट कर रहे हैं, अगला शिफ्टिंग हो जाएगा CH3 C OCH3 PH C CH3 प्लस CH D CH3। फिर शिफ्टिंग, एक और शिफ्टिंग होगा, आपको सब समझ में आ रहा है क्योंकि OCH3 क्या शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। CH3 C O CH3 प्लस C P H CH3 C D H CH3। अब इस पर ऐड करेगा हमारा Br माइनस, ये क्या बनेगा आपका CH3 C OCH3 Br C PH CH3 C H D CH3। फटाफट बन गया, सब समझ में आ रहा है कैसे हमने क्या किया। अब आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। एक तो हमारा एक ये कायरल सेंटर, एक 2 और 3। तो पहला आंसर नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इज इक्वल टू 3। ठीक, चलिए दूसरा पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 2⁻n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कितना हो जाएगा, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ये हो गया नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, एनेंसियोमर पेयर। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एनेंसियोमर पेयर, तो नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट 8 डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एनेंसियोमर पेयर। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ डाई स्टीरियोमर पेयर, ये कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 8। 8C2 माइनस
नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने तो आता होगा। चलो एक हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होता है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 4। ये हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 4। ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 7 बाई 2 माइनस 4। इट इज़ 4 7 जा 28 माइनस 4 इक्वल टू 24। ये मेरा आंसर आ गया नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अगर आप एग्ज़ाम में ये फार्मूला नहीं फॉलो करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम 3 घंटे में आप 24 स्ट्रक्चर बना के देखोगे? कोई ना कोई छूट जाएगा। इसीलिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन आपके जेई मेंस में आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग जेई मेंस का। आइए जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, HBr CCl4 हम यहाँ लिख दिए A+B। आपसे हम बोले कि फाइंड A+B। वेरी सिंपल। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल। आपको लगता होगा अरे सर इसमें क्या करना है, खाली यहाँ का तो बॉन्ड वहाँ घुमाना है, लेकिन वही तो घुमाने के लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो घुमाने है कहीं और, घुमा दो कहीं और। अब फिर से वही बात है, HBr आपका एसिड है तो सबसे पहले क्या आएगा H+, और H+ कहाँ अटैक करेगा? H+ विल अटैक ऑन द, कहाँ अटैक करेगा H+? ये अटैक करेगा पाई बॉन्ड पर। अब आपके मन में एक डाउट, सर प्लस कहाँ बनाएंगे? चलो सारा डाउट हम दूर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा एक ये आ गया CH3, ठीक है। सबसे पहले अटैक करेगा H+। आपका 2 डाउट आएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है ये तो, इससे तो कोई मतलब नहीं सर, हम एक प्लस यहाँ बनाएंगे। कुछ बोलेंगे है तेरी के, वहाँ क्यों बनाएंगे प्लस हम? सर हम प्लस यहाँ बनाएंगे। भाई आपकी भी सही है, दोनों तरफ प्लस है 2 डिग्री, दोनों सही है। लेकिन अब ये बताइए जो CH3 जो ऊपर लगा हुआ है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और क्या शो करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट भी कार्ब कटायन को स्टेबल करता है। तो कार्ब कटायन जितना नज़दीक होगा इंडक्टिव इफेक्ट का उतना स्टेबल, जितना दूर होगा उतना अनस्टेबल। अब देखो तो कौन कितना नज़दीक है? 1 2 3 पर मिल गया, 1 2 3 4, ये दूर है यानी ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, तो इसको नहीं फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे। ठीक है। अब आइए दूसरा स्टेप में हम इसको ले लिए। सेकेंड स्टेप में हमने ले लिया CH3 यहाँ पर बन गया प्लस। अब आपका जो Br- अटैक होगा, अब तो यहाँ पर ड्रामा होगा। क्या ड्रामा होगा समझो। जब कार्बन का 4 बॉन्ड होता है तो कार्बन होता है sp3। कार्बन का एक भी बॉन्ड अगर कम हुआ तो कार्बन हो जाएगा sp2। यहाँ पर आपका कार्ब कटायन है, मतलब कार्बन का एक बॉन्ड कम है। 4 के जगह कार्बन, कार्ब कटायन में कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, और जैसे कार्बन का 3 बॉन्ड हुआ मतलब कार्ब कटायन, इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp2। कार्ब कटायन का हाइब्रिड हो जाएगा sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? प्लेनर। sp2 का मतलब होता है प्लेनर, मतलब कि अब जो Br- है इसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे ये प्लेन के ऊपर अटैक करे या प्लेन का नीचे अटैक करे। क्यों? क्योंकि आपका कार्ब कटायन पर जहां अटैक करेगा उसका तो हाइब्रिड sp2 है,
और sp2 का मतलब प्लेनर, तो ब्रोमीन को जहां भी इच्छा मिलेगा वहीं जाएगा। हो सके प्लेन के ऊपर से अटैक करे या हो सके प्लेन के नीचे से अटैक करे। इसीलिए आप देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा है A+B, क्योंकि उसको पता है कि अगर बच्चे ने आइसोमर्स ध्यान से पढ़ा है तो A+B उसको समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं पता वो एक ही ठो ब्रोमीन लिखकर आ जाएगा और खटाक से -1। तो यहाँ पर जब कार्ब कटायन पर अटैक करेगा तो दो बनेगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। कैसे बनेगा प्रोडक्ट देखिए, तो एक बार अगर हम ब्रोमीन को डैश पर लेते हैं और H को इस पर, तो दूसरा बार एक बार प्लेन के ऊपर तो एक बार प्लेन के नीचे कर दो। एक बार आप यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक बार आप ब्रोमीन को ले लो डैश पर, एक बार आप H को ले लो वेज पर। यही हमारा हो गया A+B। कार्ब कटायन प्लेनर होने के कारण ब्रोमीन एक बार प्लेन के ऊपर अटैक करेगा और एक बार प्लेन के नीचे अटैक करेगा। चल अब जेई वाला थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर देगा, बोल देगा A एंड B में क्या रिलेशन है। क्या बोलेगा कि A एंड B में आपका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो आप चेक करो इसमें काइरल कितना है और कौन काइरल घूमने वाला है और कौन काइरल फिक्स है। हम देख रहे हैं बेटा यहाँ काइरल दो है, एक ये है एक ये है। सिमिलरली यहाँ पर एक ये है एक ये है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जो ऊपर वाला काइरल है ये तो फिक्स है, ये अपना वेज का वेज ही पर है। लेकिन जो नीचे वाला काइरल है ये चेंज हो रहा है। मतलब एक बार ब्रोमीन है वेज पर तो दूसरा में ब्रोमीन है डैश पर। एक बार हाइड्रोजन है डैश पर तो दूसरा बार हाइड्रोजन है वेज पर। लेकिन ऊपर वाला तो फिक्स है। ऊपर वाला तो हम देख रहे हैं कि दोनों केस में A+B दोनों केस में जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो वेज पर है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डाई स्टीरियोमर्स, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेज। तो ये क्या हो गया, डाई स्टीरियोमर्स। ये हो गया डाई स्टीरियोमर्स। ऐसा क्यों, बिकॉज आउट ऑफ टू काइरल ओनली one chiral is showing R and S and the other chiral is fixed, therefore it is distereomers। तो ये बेटा हमारा पूरा हो गया रिगार्डिंग क्या, दिस ऑल वेयर द रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। कैसे आप कार्ब कटायन को स्टेबल करोगे, कैसे आप निकालोगे मेजर प्रोडक्ट, ये सब पूरा का पूरा था। अब जो अगला चीज आता है, अब आता है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम जा रहे हैं फोकस करने वो आपका रहेगा रिंग एक्सपेंशन एज वेल एज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दे दो रिंग एक्सपेंशन and ring contraction, ring expansion and ring contraction। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन है कि हम रिंग एक्सपेंशन कब करेंगे कब नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। देखिए रिंग एक्सपेंशन हम क्यों कराते हैं, इसका भी वही केस है। रिंग एक्सपेंशन हम कराते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। हम कार्ब कटायन के स्टेबिलिटी के लिए ही रिंग का एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम ये बताएंगे कि हमारा रिंग एक्सपेंशन कब होगा। तो रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जब हमारा जो कार्ब कटायन बना है ना वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हमारा रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जो जब हमारा जो भी कार्ब कटायन बना है वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तब जाके हमारा क्या बनेगा, रिंग एक्सपेंशन। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया, देखना ध्यान से,
ये एकदम बोर्ड में भी आता है और आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप ऑर्गेनिक ना छोड़ो तब तक ये आपको नहीं छोड़ने वाला। जैसे यहाँ पर प्लस है और मेरे से बोला गया है कि आप बनाइए स्टेबल कर्व का टाइम। हमसे बोला गया कि आप बनाइए स्टेबल कर्व का टाइम। हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व का टाइम है वो डायरेक्ट रिंग से नहीं है, यानी इस केस में हमारा रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला रिंग एक्सपेंशन तभी होगा जो आपका कर्व का टाइम हो वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रिंग से हमारा जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर प्लस चार्ज नहीं है, उसके बाजू वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है। मतलब हमें इसको स्टेबल कर्व का टाइम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां प्लस है इसको 1, बाजू वाले को 2, आप कर दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा CH प्लस CH3। अब आप देख रहे हो, पहले तो ये देखना है कि जब हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया ये स्टेबल है कि नहीं। आप देख रहे हो क्वेश्चन वाला जो कर्व का टाइम है वो 1 डिग्री है, अभी पहला शिफ्ट में 2 डिग्री स्टेबल था, मतलब ये हाइड्राइड शिफ्ट सही है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व का टाइम है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब अब हमारा रिंग का एक्सपेंशन 100% होना है। अब इसमें भी एक टेक्निक है कैसे आप रिंग का एक्सपेंशन करोगे, देख लेना। रिंग का जब एक्सपेंशन होता है तो इसके सामने वाले बॉन्ड को हम तोड़ते हैं। अब सामने वाले मेरे पास 2 बॉन्ड हैं, चाहे आप ये वाला बॉन्ड को तोड़ो या आप ये वाले बॉन्ड को तोड़ो, आपकी इच्छा, आप किसी को तोड़ सकते हो। सपोज हमने तोड़ दिया साइड वाला ये बॉन्ड, ठीक है। जब हमने ये बॉन्ड तोड़ा तो याद रखिएगा कि प्लस के सामने बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक लॉस होगा, एक गेन करेगा। तो प्लस के सामने प्लस बनाते हैं और दूसरा माइनस बनेगा। जहां भी बॉन्ड टूटेगा तो याद रखिएगा कि प्लस के सामने प्लस बनाते हैं और दूसरा माइनस बनेगा। और अब आप इस प्लस और माइनस को ज्वाइन कर दो। अब आप देख रहे हो कि जो आपने पुराना बॉन्ड तोड़ा और नया बॉन्ड जोड़ दिया, अब आपका जो रिंग बन गया वो 5 मेंबर बन गया। अब आपका रिंग जो बन गया वो बन गया 5 मेंबर विथ CH3+, ये बन गया आपका। अब आप क्या देख रहे हो कि जब रिंग का एक्सपेंशन किए फिर भी हमारा कर्व का टाइम 2 डिग्री है, और अगर हम ऊपर में शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ हमारा कार्ब का टाइम 3 डिग्री बनेगा। जैसे ये वाला कार्बन का एक बाय डिफ़ॉल्ट हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी हम करा देंगे एक बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये वाला हमारा इस तरह से बन जाएगा CH3+। ये हमारा बन गया स्टेबल कार्ब का टाइम विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट एज वेल एज रिंग एक्सपेंशन। देख लो क्वेश्चन में आपका कार्ब का टाइम 1 डिग्री है और आंसर में आपका कार्ब का टाइम जो बना वो 3 डिग्री बना, मतलब स्टेबल है। तो इस तरह से हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहला आपने क्या देखा कंडीशन, तो आप लिखो रूल्स फॉर रिंग एक्सपेंशन। आप लिखो रूल्स फॉर रिंग एक्सपेंशन। सबसे पहला फॉर रिंग एक्सपेंशन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। फॉर रिंग एक्सपेंशन पॉजिटिव चार्ज must be directly attached to ring. Second point, ring expansion is also known as 1,2 shift. Ring expansion is also known as 1,2 shift.
तीसरा पॉइंट लिखो, इन एनी क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन कैन टेक प्लेस एनी नंबर ऑफ टाइम। In any question, ring expansion can take place any number of time. In any question, ring expansion can take place any number of time. अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप खुद से इसको पढ़ के बनाइएगा। क्वेश्चन ये है, जैसे हमने आपको अगर ये एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर हम दे दिए प्लस, मेरा आंसर ये है, आपको इसका निकालना है स्टेबल कर्व का टाइम। क्या निकालना है बेटा इसका? आपको इसका निकालना है स्टेबल कर्व का टाइम। ये ट्राई कीजिएगा। एक और है, ये भी ट्राई कीजिएगा। CH2 प्लस इसका आप बना दीजिएगा स्टेबल कर्व का टाइम। इसका ही बनाइएगा आप क्या? स्टेबल कर्व का टाइम। ठीक है, चलो।